ओके सो आज हमने शुरू में फॉर फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स मुझे बहुत ज्यादा कहा है कि टू स्टार्ट ऑफ हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द पार्ट 2 एग्जाम बोथ एमसीपीएस एफसीपीएस। उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे, हल्की सी बात आईएमएम प्रिपरेशन पे भी किसी ने कहा था, वो भी देख लेंगे। देखो, अब जो भी एग्जाम्स होने, बिकॉज वी जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम द पार्ट 2 वाइवास, तो अब नया एक तरह से कह लो सेशन आ गया। तो या तो एमसीपीएस का एग्जाम अगस्त में है, या वही एफसीपीएस का तो खैर वो इसी तरह लेट है, पहले रिटर्न होएगा और फिर वाइवास होंगे। तो और इसी तरह आईएमए में भी अभी कम से कम 2 महीने तो हैं, मोर देन दैट। तो देखो, बात ये है कि जो एमसीपीएस का एग्जाम है और एफसीपीएस का एग्जाम है, फ्रेंकली दोनों का पैटर्न मोर और लेस बहुत मिलता जुलता है। तैयारी भी, मेहनत भी, हर चीज बहुत एक ही जैसी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए मेरे जो क्लासेस हैं वो पार्ट 2 प्रिपरेशन इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि इट्स एक्चुअली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पार्ट 2 एग्जाम्स, बिकॉज सब इन सब की जो प्रिपरेशन है वो काफी एक जैसी है। सो उसी तरह जैसे एफसीपीएस की भी उसी तरह तैयारी जिसका, तो देखो रिटर्न तो फ्रेंकली आपने बहुत ज्यादा अपनी मेहनत अकेले चाहे बैठ के पढ़ो या जो भी, रिटर्न तो ऐसे ही है जैसे जो आप थ्योरेटिकल तैयारी करते हो बकायदा, लाइक यू हैव टू कवर एवरीथिंग। मे बी एफसीपीएस में आपका बहुत ज्यादा एम्फोसिस पार्ट 2 एग्जाम में हो जाता है ऑन ऑनकोलॉजी, यूरोगानी एंड मेनी अदर सच मॉड्यूल्स ही कह लो, जिसमें बहुत कुछ कवर होता है। अब तो बिकॉज पार्ट 2 के वाइवाज में आ गया वह एक्सटेंडेड टॉक्स, तो उसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जैसे कि पहले अगर मतलब अब तो 2 टाइम्स एटलीस्ट ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थ्योरी, क्योंकि इवन वेरी वेरी रेयर टॉपिक्स कैन कम एज अ होल स्टेशन इन एग्जाम। जिसके लिए गाइडलाइंस, मतलब अब वही जो मैं तो कहती हूँ, जो एफसीपीएस पार्ट 2 की तैयारी कर रहा है वो अब पार्ट 2 एमआरसीओजी भी दे सकता है, वो एमसीपीएस तो या जाहिर है दे ही सकता है। बिकॉज जिस तरह एमआरसीओजी एग्जाम के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें भी कवर करनी होती हैं, और इस तरीके से मतलब यू नीड टू नो इन डिटेल अबाउट मे बी एपिलेप्सी, वॉन विली ब्रांड डिजीज एंड मेनी मोर सच थिंग्स। और आपको बहुत ज्यादा कई दफा रेफरेंसेस के लिए आपको टॉक आर्टिकल्स के लिए अपडेटेड और साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर्स का थोड़ा बहुत अपडेट भी होना बहुत जरूरी हो जाता है। सो एफसीपीएस में तो ये सारी चीजें थ्योरी में ही कवर कर ली जाएं, ताकि वाइवा में बाद में आगे आपको प्रैक्टिस में टाइम लगे। एमसीपीएस, एक्सक्यूज मी, एमसीपीएस के अंदर आपको, बिकॉज एमसीपीएस में आईएमएम करनी होता, सॉरी। सो एमसीपीएस, एमसीपीएस के अंदर बिकॉज आईएमएम वाला पोर्शन नहीं निकला होता बीच में, तो इसमें आपका ऑप्स भी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आईएमएम के अंदर आता है, जिसमें आपके स्किल डेमोस, असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी, आपकी मे बी ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर की डिलीवरी, फोर्सेप्स एक्सेट्रा, वो सारा कुछ शायद ऑन्कोलॉजी और यूरोगाइनी या एचआरटी या उस तरह के स्टेशंस को बहुत ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चनिंग ना की जाए, लेकिन कवर तो करना पड़ता है। पहले तो जब आप रिटर्न ही कर लेते हो, सो रिटर्न के अंदर तो आपका कवर, मतलब रिटर्न तो एमसीक्यूज कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, लेकिन वही बात है कि एमसीपीएस के अंदर थोड़ा सा ऑब्स का बहुत ज्यादा सेगमेंट एडेड होता है। पार्ट 2 के अंदर ऑब्स ज्यादा कवर हो गई होती है आईएमएम में, तो अब ज्यादा कवर होता है गायनी का ज्यादा पोर्शन, बहुत डिटेल में आपको पता होना चाहिए। जो टोक्स की तैयारी है, टोक्स की तैयारी में उसी तरह देखो, आपके कम से कम 5 जो एक्सटेंडेड टोक स्टेशन हैं वो आपके हिस्ट्री टेकिंग और मैनेजमेंट, जैसे कि जो कि हम पहले लॉन्ग केसेस कहा करते थे, जिसमें मे बी फाइब्रोइड एनीमिया, इनफर्टिलिटी, वो सारा कुछ होता है, तो वो सारा कुछ तो उसमें कवर होगा। और जो बाकी के स्टेशन है, 2 या 3 स्किल डेमोज और एक या दो बहुत मुश्किल स्टेशन, स्पेशली इन एफसीपीएस, एफसीपीएस में मुश्किल स्टेशन ऐसे जो शायद कभी किसी ने सुने ना हो। लेकिन अब तो बिकॉज देर आर फ्यू थिंग्स जो कि अब पता है कि जैसे क्लिनिकल गवर्नेंस है,
ऑडिट है, कुछ स्टैटिस्टिक्स की बातें हैं, कुछ क्योंकि रिसर्च इज आल्सो पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, उसके अंदर आपका पेपर वो साइनॉप्सिस वगैरह वो सारा है, तो वो भी होता है। एमसीपीएस के अंदर भी स्टेशन आ सकते हैं ऑडिट का, स्पेशली बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। बट यस नॉट मे बी स्टैटिस्टिक्स के बहुत डिटेल्ड सवाल शायद नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन एमसीपीएस में उस तरह के क्वेश्चंस विच आर सपोज टू बी डिफिकल्ट स्टेशंस, मे बी द लिम्फ नोड सप्लाई, और वो एक आधा ये ब्लड वेस्कुलर सप्लाई, जो कि आईएमएम के स्टेशंस में भी आता है एक आधा इस तरह का मुश्किल स्टेशन, तो वो भी हो सकता है, तो वो रेयर चीजों में आ जाता है। तो 5 तो कम से कम आपके लॉन्ग वाइवा वाले स्टेशन वाली तैयारी, जो कि एक्सटेंडेड टॉक्स ही होंगे के फॉर्म में होंगे, बट उसी तरह के टॉपिक्स। और फिर कुछ एमसीपीएस में कुछ ज्यादा स्किल डेमोज, एफसीपीएस में 2 हार्डली स्किल डेमोज, और उसके अलावा बाकी और 1 या 2 मुश्किल वाले स्टेशन, ताकि आप बाकी स्टेशन इतने अच्छे करो कि वो मुश्किल वाले कवर हो जाए। तो इसकी तैयारी अब इस तरह से कि इसमें जो अब हर स्टेशन में इतने अच्छे मार्क्स के जो मुश्किल स्टेशन हैं वो कवर हो। अब जो 5 महीने का मैनेजमेंट वाले स्टेशन हैं, वो इतने अच्छे तैयार हों कि उसमें कम से कम 70 या 80% आए। वो एक मुश्किल टास्क होता है, उसकी उस तरह से तैयारी करना है, क्योंकि वही बात है कि आपने वो लॉन्ग वाइवा जो कि 1 घंटे में होता था, अब आपने 10 मिनट में उस चीज को कवर करना है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड। इंशाल्लाह जब रिटर्न हो जाएगा तो आई कैन डेफिनेटली टेल के वाइवा की तैयारी या एक्सटेंडेड टॉक्स की तैयारी किस तरीके से होगी। उसके अंदर आपका पहले तो होमवर्क बहुत मैटर करता है, विच कैन टेक मे बी 1 or 2 वीक्स और मे बी अ मंथ, जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली फोकस्ड हिस्ट्री के पॉइंट्स, एग्जामिनेशन फोकस्ड वाला इन अ पर्टिकुलर टॉपिक और इन पर्टिकुलर पेशेंट, और उसके बाद फोकस्ड इन्वेस्टिगेशंस। ऑब्वियसली फोकस्ड का मतलब तभी आएगा जब फिंगर टिप्स पे सारी इन्वेस्टिगेशंस होंगी और उसमें से आपको पता होगा कि इस पेशेंट में फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है। बिकॉज वही बात है कि 1 घंटे की चीज अब 10 मिनट में होनी है, और नंबर पहले से ज्यादा इसलिए लेना है क्योंकि देर आर 2 स्टेशन इन अ सर्किट जो कि आपने कवर करने हैं बाकी स्टेशन के मार्क्स से। तो एंड देन द मैनेजमेंट प्लान, वहां पर उस टाइम पे तो 1 घंटे के टाइम में दिमाग नहीं चल रहा होता था कि आप लाइन ऑफ मैनेजमेंट किस तरफ लेके जाओगे, या कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं मिस कर रहे या कुछ ऐसा। तो 10 मिनट में तो दिमाग चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपकी इतनी कितना प्रैक्टिस हुई हो, जैसे मैंने कहा है कि होमवर्क इज इम्पोर्टेंट, we'll do 1 or 2 long cases, then you'll get to know कि what I exactly mean by saying कि फोकस्ड हिस्ट्री। ठीक है, जैसे आज हम सब फर्टिलिटी करेंगे तो आपको आइडिया मैं बताऊंगी कि फोकस्ड हिस्ट्री या एक पैटर्न ऑफ हिस्ट्री की तैयारी का क्या मतलब है। तो आपने उस तरीके से करना है। और इसी तरह एग्जामिनेशन, फिर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बोलने का एक पहले से लाइंस तैयार हुई हूँ कि ये मेरा एम ऑफ मैनेजमेंट है, starting off with the counseling, telling about the risk factors to the maybe to the fetus and the mother, and then involving multidisciplinary। वो आपने 1 2 3 में रिस्क में मैनेजमेंट प्लान की लाइंस तैयार की हो तो ही वहां, वरना अदरवाइज यू विल मिस, फॉर एग्जाम्पल मे बी यू विल मिस सम रिस्क फैक्टर्स, यू विल मिस to involve multidisciplinary team, maybe you'll miss fetal monitoring, और मे बी कुछ ना कुछ एक चीज वहां, क्योंकि वो तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि 1 घंटे में दिमाग नहीं चलता था, तो यहाँ तो 10 मिनट में आपने उसको 80% परफॉर्म करके आना है। सो सो तैयारी पहले 2 हफ्ते या महीना होमवर्क करके फिर आप ग्रुप स्टडी में बैठ के करते हो, क्योंकि डायरेक्टली ग्रुप स्टडी में एक्सटेंडेड लॉन्ग या एक्सटेंडेड टॉक्स में जाके बैठ के कर लेने से कोई फायदा नहीं है, जब तक कि आपने अपना होमवर्क ना किया, जब तक कि आप प्रिपेयर्ड ना, ताकि आप जब ग्रुप में बैठो तो वो आपकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होएगी। फॉर एग्जाम्पल स्किल डेमोस की बहुत ज्यादा बुक्स हर तरफ ही अवेलेबल है। हर वो तो दे ऑल आर गुड। बेसिकली वही है कि स्किल डेमो के सारे पॉइंट्स होने चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। उनमें से जो जो मर्जी एक किताब उठा लो और उसकी स्किल डेमो से A to Z आप अच्छी तरह याद कर लो, ताकि हम वहां पर बैठ के आप बहुत सारी चीजें ना मिस करो। पहले होमवर्क करो एंड देन सिट इन अ ग्रुप और फिर परफॉर्म करो, ताकि उस वक्त आपकी फिर अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस होगी। वो परफॉर्म करने में भी इतनी गलतियां निकलती हैं कि आप उसमें भी काफी करेक्शंस करते हो और फिर कहीं जाके ठीक होता है। तो विदाउट डूइंग योर होमवर्क अगर आप डायरेक्ट जाके ग्रुप में बैठ जाओ या डायरेक्ट पेशेंट के ऊपर जाके हिस्ट्री लेना शुरू कर दो, तो देर इज नो पॉइंट। जब तक कि आपके फिंगर टिप्स पे नहीं है कि ये PIH का पेशेंट है, तो मैंने इससे क्या क्या पूछ, इससे यही यही बातें पूछनी है, तो वो आपने घर से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है।
जी। किसी ने कोई कमेंट ऐड करना है या कुछ और? अब ये जो हिस्ट्री के फोकस्ड पॉइंट्स है ना, और वो विल बी कवरिंग इन क्लासेस। थोड़ी सी क्लासेस हो जाए जिसमें लॉन्ग केसेस हो जाएं, उसके बाद हम लोग करेंगे फिर मैं एक क्लास रखूंगी विच विल कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ ऑब्स एंड देन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ गायनी, जिसमें फोकस्ड हिस्ट्री रिलेटेड टू दैट टॉपिक, examination or investigations, and then differentials. So अब I want कि पहले एक दफा आपको थोड़ा सा नो हाउ मिल जाए कि इससे फोकस्ड बातों से मुराद क्या है, so that after few classes we can arrange a class maybe after a month or so, जिसमें फोकस्ड मैं आपको सारी एक दफा समराइज कर दूंगी के सारे टॉपिक्स। जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। सलाम जी। मैम ये हमें स्ट्रक्चर डिस्कशन और रोल प्लेयर का भी जब आप स्टार्ट करेंगी तो थोड़ा सा प्लीज कॉन्सेप्ट दे दें कि स्ट्रक्चर डिस्कशन में किस तरह से एग्जामिनर के साथ डिस्कशन करनी होती है। मींस हाँ। अभी मैंने एग्जाम तो मेरे एक पेशेंट पे जो है यूवी प्रोलैप्स था, तो मैडम ने हम्म। कहा कि हाउ यू विल प्रोसीड। तो मैंने जैसे ही प्रोसीड किया कि आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई विल टेक द पेशेंट इंट्रोडक्शन, आई विल आस्क अबाउट द एज, ऑक्यूपेशन, तो फिर मैडम ने मुझे डांटा तो पूछो भी ना, मीन्स इस तरह रुक रुक के मुझसे पूछो व्हाट इज द एज, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन। मुझे कॉन्सेप्ट नहीं था कि एग्जामिनर से जो है ना तो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। मैं फ्लुएंसी से बोले जा रही थी, तो उन्होंने मुझे डांटा कि नहीं आप मुझसे पूछो, मैं आपको हर एक चीज दूंगी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि पेशेंट की एज ये है, पेशेंट हाइपरटेंसिव भी है, डायबिटिक भी है, उसकी 15 साल पहले हिस्टेक्टमी भी हुई है। तो मीन स्ट्रक्चर डिस्कशन एंड रोल प्लेयर का भी कॉन्सेप्ट दे दीजिए प्लीज हमें, कि वो किस तरह करनी हाँ, होती है। देखो दो तरह के होते हैं एक्सटेंडेड टॉक्स। एक होता है जिसमें स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन होती है और एक होता है रोल प्लेयर का। स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन का मतलब ये है कि वो पूरी की पूरी एक डिस्कशन एग्जामिनर के सामने पेपर पे लिखी हुई है, जो वो एग्जामिनर लीड करेगा। और उसमें आपने दे डोंट हैव अ रोल प्लेयर फॉर दैट स्टेशन। एग्जामिनर इज आल्सो नॉट योर रोल प्लेयर, बट एग्जामिनर हैज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट। तो आपने वो अब बिकॉज शी इज अ केस ऑफ यूवी प्रोलैप्स, तो आपने उसे मैनेज करना है। डेफिनेटली सारी मैनेजमेंट इज डिपेंडिंग ऑन सो मेनी थिंग्स इन द हिस्ट्री। उस हिस्ट्री के सारे जवाब एग्जामिनर के पास लिखे हुए हैं। ये नहीं है कि एग्जामिनर खुद बना रहे, इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड वाइब है। वही सारे जवाब हर अगला कैंडिडेट जो आ रहा है उसके लिए भी वही केस है, क्योंकि उसके लिए भी अगर वो 60 ईयर ओल्ड लेडी का केस है तो हर अगले कैंडिडेट के लिए भी वो 60 वही सारे सवालों के जवाब। सो स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन में यू डोंट हैव अ रोल प्लेयर। इट्स नॉट लाइक यू आर टेकिंग हिस्ट्री फ्रॉम अ पेशेंट और अ रोल प्लेयर। You are gathering information from the examiner, and examiner has all the information written on a paper. वो खुद से कोई इंफॉर्मेशन नहीं बना रहे, वो एक तो मीन्स स्ट्रक्चर्ड ऐसे वाइवा उनके सामने है। रुक रुक के पूछेंगे कि व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट, फिर वो बताएंगी, फिर पूछेंगे व्हाट इज द क्योंकि ऑक्यूपेशन ऑफ। इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। ठीक है ना, मैं आपको बताती हूँ एक सेकेंड। उसमें ना, बिकॉज दिस इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन आप जाहिर है, देखो आप पूछोगे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सिनेरियो लिखा हुआ है कि जी ये है, पेशेंट इज देयर विद समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना, तो आपने उससे एग्जामिनर से कहना ओके आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड आई वुड लाइक टू नो अ फ्यू पॉइंट्स इन द व्हाट इज द एज ऑफ नॉट पैरिटी डिफिकल्ट डिलीवरीज है। वो जो सवाल आप जब एग्जामिनर से पूछोगे तो उससे पता ये चलेगा कि यू नो ऑल द पर्टिकुलर पॉइंट्स इन द हिस्ट्री इन दिस पेशेंट। उसमें आप रिस्क फैक्टर्स भी evaluate कर रहे हो, आप उसमें उसके सिम्टम्स को भी evaluate कर रहे हो, उसमें आप एग्जामिनर से पूछ लोगे। फिर कई जगह पे हिस्ट्री में जाके जब फिर बिकॉज एक एक सवाल का कि जी प्रोलैप्स कब से, अच्छा 6 मंथ से, यूरिन का मसला ये वो, फिर बीच में एग्जामिनर कहती मैं ओके कवर द पॉइंट्स ऑफ हिस्ट्री, इंस्टेड के एक एक जवाब यस नो यस नो यस नो करें। तो वो दे विल ऑल्सो ट्राई टू फैसिलिटेट यू, ताकि आपका टाइम सेव हो। अगर ये पेशेंट मैनेजमेंट तक जाना है, अगर सिर्फ हिस्ट्री के पॉइंट्स पूरे करने हैं तो फिर तो वो फिर आप फिर वो मतलब वो स्पीड उसकी वो एग्जामिनर कैन ऑल्सो डिसाइड, बट टू स्टार्ट ऑफ जब तक आपको एज और वो चीजें नहीं पता होंगी तो आप मैनेज कैसे करोगे। ठीक है। और रोल प्लेयर में तो वहां या तो पेशेंट बैठा होगा या फिर कोई और बंदे को उन्होंने रोल प्लेयर बना के वहां बिठाया होगा,
and then you'll be asking a question from that person. ठीक है? IMM की तैयारी के लिए भी थोड़ा सा बता देती हूँ। IMM में आपको पता है रिटन में MCQs होंगे और टोक स्टेशंस होते हैं। IMM में मोस्टली इट्स 80% ऑब्स, सो बहुत ही अच्छी आपने थ्योरी को प्रिपेयर करना होता है। मतलब देर आर मेनी बुक्स फॉर दिस। आपको जो अब आजकल लेटेस्ट 10 टीचर्स आप कर लो या न्यू वर्ड्स भी इन्वॉल्व करो, साथ करो। कुछ टॉपिक्स इवन बहुत कम, लेकिन कुछ टॉपिक्स हाई रिस्क से भी देखने होते हैं। देन देर आर वेरी गुड MCQs बुक्स ऑल्सो। सो वो सारा कुछ आप करो। वंस यू हैव क्लियर्ड योर रिटन, तो उसके बाद तो 1 हफ्ते की बस तैयारी चाहिए होती है आपको टोक स्टेशन की तैयारी करने के लिए, बिकॉज आपकी थ्योरी स्ट्रांग हुई होती है। और टोक उसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं आते। उसमें बहुत बेसिक ऑप्स से रिलेटेड स्टेशंस आते हैं, स्किल डेमोस के, कॉन्ट्रासेप्शंस के और इस तरह के। तो उसमें ज्यादातर तो स्किल डेमोस आती हैं, कुछ उसमें वही रोल प्लेयर वाला भी होता है जिसमें काउंसलिंग होती है, मे बी IUD की काउंसलिंग या ब्रेकिंग बैड न्यूज की या वो सारा कुछ। और उसके अलावा मतलब इस तरह से। सो उसमें जो मुश्किल स्टेशन हो सकता है वो बहुत ज्यादा तो लेबर से मुश्किल स्टेशन, बिकॉज वो एक्सपेक्टेड होता है कि व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर IMM आप उसमें ऑप्स की कोई चीज फिर आपकी रह नहीं जाएगी, तो वो आप फिर उस तरीके से करते हो। ठीक है? तो उसमें थ्योरी अगेन आपने MCQs तो तैयार करने हैं, लेकिन इस चीज का आपको पता होना चाहिए कि किस चीज का कितना वेटेज है। उसके अंदर आपका ऑन्कोलॉजी यूरोगाइनी का कुछ वो नहीं होता, ना HRT। आपका मेनली इट्स ऑल अबाउट ऑप्स एंड वेरी लेस अबाउट गायनी, जिसमें कॉन्ट्रासेप्शन आ जाती है, बेसिक बेसिक्स ऑफ फाइब्रॉइड और इस तरह की चीजें। तो लेकिन ऑप्स में कोई माफी नहीं होती। एनाल्जेसिया से लेके एनेस्थीसिया से लेके ऑप्स की लेबर से लेके हर और हर चीज। सो CTG और मुश्किल मुश्किल लेबर के सिनेरियोज और मैकेनिक्स ऑफ लेबर। CPSP हैज गॉट वेरी गुड मैनेक्वेंस फॉर द लेबर। उनके पास बहुत अच्छे ये मॉडल्स हैं जिसमें ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स, मैल पोजिशंस के बहुत ही अच्छे मॉडल्स हैं। उसकी मैकेनिक्स, हाउ आर दे डिलीवर्ड, कौन सा डायमीटर कब कहाँ आ रहा है, सो वो सारा कुछ वहां आ जाता है। सो ये नहीं, और वहां आपको उस मॉडल के ऊपर विद द फीटर्स एंड वेरी जेन्युइन डायमीटर्स ऑफ हेड आपको बकायदा दिखाना पड़ता है। मैकेनिक्स ऑफ लेबर मींस मैकेनिक्स ऑफ लेबर कि वो डायमीटर किस वक्त क्या फ्लेक्शन कहाँ से ऊपर किस तरीके से गुजरा है। सो इसकी हर हर डिटेल का पता होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पास IMM। तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? वो सारी चीजें। सो IMM के लिए तो वो वाला फोकस जरूरी है। अगेन रिटन बार बार मैं कहती हूँ, रिटन आपने घर बैठ के क्लियर करना है, इन सेंस के खुद पढ़ना है। घर बैठने का ये मतलब नहीं कि हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के बैठ जाओ। मतलब ये है कि यू डोंट नीड टू सिट इन अ ग्रुप। बट टॉक स्टेशन अगेन IMM के लिए भी, अगर मैं कह रही हूँ हफ्ता काफी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टॉक स्टेशन ऑफ IMM, उसमें से 3 या 2 दिन तो आप घर बैठ के सारी स्किल डेमोस के लिए ले लो। यानी कि उसका एक एक चीज के हाउ आर यू गोइंग टू स्टार्ट, मे बी रूल आउट कॉन्ट्राइंडिकेशंस, टेक कंसेंट, इंश्योर एनाल्जेसिया, एम्प्टी ब्लैडर, लाइट और एडिक्वेट लाइट, गुड एक्सपोजर, पोजिशनिंग एंड देन द प्रोसीजर। सो ये कुछ देखो 1 2 3 4 कुछ ऐसी चीजें मैंने एक सांस में बोल दी जो इसी सांस में इसी तरह ही आनी चाहिए, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनीथिंग। प्री रिक्विजिट्स के अलग, उनके पास जो पूरी कीज बनी होती है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, दे हैव एग्जामिनर्स की मैं बात कर रही हूँ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की कीज उनके सामने पड़ी होती है। कोई अपनी मर्जी के नंबर नहीं लगा रहा होता, उन्होंने 1 टिक 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 लगाने होते हैं और उन सबकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि इसने प्री रिक्विजिट्स पूरे कवर किए हैं या नहीं। 1 या 2 नंबर प्री रिक्विजिट्स के होंगे, अगर आप मिस करके बोल रहे हो तो वो 0.5 आ जाएंगे, विच इज अगेन रॉन्ग। तो व्हाई नॉट फुल मार्क्स, क्योंकि एक स्टेशन तो ऐसा आना है जो आपने बाकी अच्छे नंबर, बाकी स्टेशन पे अच्छे नंबर लेके कवर करना है। तो वो आप तो इसलिए इसी तरह फिंगर टिप्स पे वो, और ऐसा ही ना हो कि रुक रुक के आप बोलो और सारा टाइम प्री रिक्विजिट पे निकाल दो और स्टेशन और असल असल प्रोसीजर पे जाके आपका दिमाग भी ना चले, बिकॉज असल नंबर तो असल प्रोसीजर के हैं। सो इसकी इतनी प्रैक्टिस पहले घर बैठ के, उसके बाद ग्रुप में बैठ के विद मॉडल्स। आप हर डिपार्टमेंट में आपके पास डमीज भी होती हैं, पेल्विस एंड एवरीथिंग इज देयर, इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर फॉर द प्रैक्टिस। तो वो आप फिर अपने डिपार्टमेंट में और ग्रुप में बैठ के मे बी इन द प्रेजेंस ऑफ अ सीनियर फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? सो वी विल, अगर इस अभी तक कोई बात ऐड करनी है कर ले, सो वी कैन स्टार्ट द केस। जी, कोई एक्सपीरियंस, कोई कमेंट? मैम जी
मैम जी मुझे डॉक्टर। ये जी मैम मुझे ये पूछना था कि इस बार सीबीएसई में जब एग्जामिनर्स मतलब एग्जाम चल रहा था, टॉक्स चल रहा था, तो वहाँ पे हिस्ट्री के बाद हमने सारी पॉइंट्स पूछ ली और एग्जामिनर से ना इन्वेस्टिगेशन पूछनी थी, तो उन्होंने कहा हाँ पूछो। तो मतलब पहले सारी की सारी इन्वेस्टिगेशंस पूछनी थी और फिर उनके उसके बाद वो कह रहे थे कि हाँ अब पूछो कौन सी पूछनी है। फिर दोबारा से मतलब वो तो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा था कि दोबारा से पूछने पे हमें इन्वेस्टिगेशंस मिल रही थी। देखो बात ये देर आर फ्यू सिचुएशंस इन एग्जाम जिसके लिए आपको प्रिपेयर भी होके जाना है, जिसमें आपकी थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड और मेच्योरिटी भी बहुत मैटर करती है। एट टाइम्स योर एग्जामिनर में बी अ पर्सन जो कि पिछले 5 दिनों से इम्तिहान ले लेके डेली के 20-20, 25-25 लोगों के इम्तिहान लेके वो थका हुआ के आगे बैठा हुआ है, एंड दैट एग्जामिनर हैज नॉट एक्चुअली हर्ड व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू आर आस्किंग फॉर, और फिर वो दोबारा पूछ रहे हैं, यस दैट्स गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। आपने अपना फिर तरीका बोलने का वहां पर ऐसे ही रखना है कि एग्जामिनर हैज टू गिव अटेंशन टू, जिस तरह हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं या मे बी कोई भी चीज, जो चीज आप चाह रहे हो एम्फोसाइज करना, आपकी टोन मोनोटोनस ना हो, उसको सुला देने वाली ना हो। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, आप हिस्ट्री लेके एग्जामिनर को सुना रहे हो, आपके अप्स एंड डाउन आवाज में आए, मे बी एक स्टोरी की तरह से वो हिस्ट्री, क्योंकि एग्जामिनर कोई वहां पे मशीनें नहीं बैठे हुए, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे कैन ऑल्सो नो, कोई भी इंसान को नींद भी आ सकती है, कुछ भी मिस कर सकते हैं, और व्हाट इफ यू हैव आस्क्ड फॉर समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने नहीं सुना और फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए। तो ये अब आपका अपना एक स्टाइल और वो होता है कि आपने अटेंशन ग्रैब कैसे करनी है। सिमिलरली इट्स नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनर या इन एग्जाम, इवन रियल लाइफ में भी यू इनकाउंटर मेनी पेशेंट्स, यू इनकाउंटर मेनी अटेंडेंट्स जो कि आपको लगता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग कर रहे हो एंड दे आर नॉट लिसनिंग टू यू। यू शुड नो कि आपने उनको इंफॉर्मेशन उनके अंदर कैसे डालनी है। सिमिलरली और भी सिचुएशंस होती हैं, वहां को पेशेंट उन्होंने बैठाई है, वो पेशेंट रिफ्यूज करिए, पेशेंट या फिर पेशेंट इज गिविंग यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जिसका कोई सर पैर नहीं है, शी इज वेस्टिंग योर टाइम। नाउ इट्स योर कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पर सारी बात ही कम्युनिकेशन स्किल्स की आती है। कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट ओनली with the patient or with it's even the communication skills matter करता है with the examiner, when you are communicating with the examiner, with your colleagues, with the public। so ये यहाँ पर फिर आपके ये वो सिचुएशंस हैं जो रेयरली हो सकती हैं एग्जाम में, बट उसमें से निकलना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका अपनी मेच्योरिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड पे बहुत मैटर करता है। ठीक है। ओके ओके मैम। और मैम एक और बात पूछनी थी कि जैसे कि अभी हमारी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, तो हमारी जो पोस्टिंग है गवर्नमेंट की, तो वो पेरीफेरी में है और वहाँ पे ऐसे हम्म। पेशेंट नहीं मिल रहे जैसे कि एग्जाम में आते हैं। तो कोई हम्म। ऐसी टेक्निक बता दें जैसे कि हम वहाँ पे प्रिपरेशन भी कर सकें, क्योंकि हमें हमारा यहाँ से मूव करना बहुत मुश्किल होता है फैमिली के साथ, तो हम्म। उसकी प्रिपरेशन बहुत डिफिकल्ट हो रही है ना हमारे से। आई तो अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, अब आपका कब है एग्जाम इसका? मैम आप ये अगस्त में मैम टॉक्स होगा, अगस्त में सब अच्छा, थ्योरी होगी ठीक और है, 1 मंथ। ठीक है। देखो बात ये है कि वही बात है कि थ्योरी की तैयारी तो आपने करनी ही, जहां पे भी हो वहीं करो। उसके बाद आपने जो टॉक्स की तैयारी है उसका मैं यही कह रही हूँ कि शुरू के कुछ दिन तो अगर आपके टॉक्स के लिए 2-4 हफ्ते मिलते हैं तो एक हफ्ता में भी आप घर बैठ के पहले तो तैयारी करनी है। जब वो तैयारी हो जाए उसके बाद बेहतर तो यही है कि आप आ जाओ सेंट्रल एरिया में जहां आपके पास कम से कम 2 या 3 स्टडी पार्टनर्स हो, जिसके साथ आप बैठ के परफॉर्म कर करके प्रैक्टिस करो, क्वेश्चनिंग करें वो, और टाइम मैनेजमेंट हो, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। बट अगर नहीं होता तो देन यू कैन मेक अ ग्रुप। इवन देखो जिस तरह से हम इस वक्त ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो आप फिर ऑनलाइन कोई ग्रुप बनाओ, टाइम सेट करो, एक एक करके टाइम रखें, जो वो 5 लड़कियां हो जो उसमें यू कैन सेट अ जूम मीटिंग, या 5 लोग हों वो उसके अंदर आए हो, और फिर एक परफॉर्म कराओ, बाकी उसके सारे एग्जामिनर्स बन जाए, एंड देन यू आर डूइंग, फिर आप वो करके करो। तो इससे मैंने ये इसलिए कहा कि ग्रुप कम से कम 2 या मैक्सिमम बेनतहा ज्यादा लोगों का इसलिए फायदा हो जाता है, ज्यादा 5 या 6 लोग हों तो बहुत फायदा रहता है। बिकॉज जब एक परफॉर्म करते हैं और 5-6 एग्जामिनर्स बनते हैं तो देर आर, तो एक लंबी डिस्कशन होती है उस टॉपिक से रिलेटेड, और उसमें हर चीज ही कवर हो जाती है, और अगर वही चीज एग्जाम में आ जाए तो
तो कोई सवाल ऐसा एग्जामिनर का नहीं होता जो आप पहले फेस नहीं कर चुके होते। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम और आपका ग्रुप बड़ा हो, तो उसमें फिर फायदा ये होता है कि हर बंदा अपने एस्पेक्ट के हिसाब से, कोई 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 लड़की ज्यादा गाइडलाइंस में तेज होती है, कोई कोई ज्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस में तेज होती है, किसी की अदरवाइज थ्योरी ज्यादा तेज होती है। तो जब ये डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आर सिटिंग टुगेदर एंड discussing a single topic, तो they cover each and every aspect of that topic, और it really helps in exam. So इसी तरीके this is an idea, अगर आ जाओ after doing your homework, फिर आखिरी कम से कम 2 हफ्तों के लिए अगर आप आ जाओ तो that is better, क्योंकि जो लाइव बैठ के बात हो वो, और if not then make a Zoom मीटिंग करो, 5 लड़कियों का ग्रुप बनाओ and then you can do it. ठीक है? थैंक यू मैम। वेलकम। सो चलो जल्दी से, अब हम वी हैव हाफ एन आवर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनफर्टिलिटी की भी। डॉक्टर हमारी कहाँ गई प्रेजेंटर, डॉक्टर रुबीना इकबाल जी। रुबीना, आपके पास कोई है सिनेरियो, या मैं आपको कोई दे दूं सिनेरियो? मैडम आप ही दे दें। चलो ठीक है। पेशेंट इज 32 years of age and she is married for 6 years, unable to conceive till now, and she has come to you for the workup of self-fertility. How will you go about it? Okay, madam. After introduction and confirming her biodata and sorry madam, शुरू करती हूँ। After introduction and confirming that description that is given to me, I will ask about her biodata, name, age, and occupation, and how long she is married, and is it first marriage, second marriage, and living together or not, and ask about the coital frequency and any coital problem, and then ask about her LMP status and menstrual cycle regularity, it is regular or irregular, and any association symptom like dyspareunia, dysmenorrhea, and pervaginal discharge with fever, and any history of TB, and also ask about her any history of a headache, acne, hirsutism, cold and heat intolerance, and any discharge from breast, and ask about her past medical history, diabetes, hypertension, and any history of surgery in the past, and any history of drug intake like antipsychotic, antidepressant drug, any history of chemotherapy, and any history of smoking. Then I will also inquire about history of her partner, including age of her partner, and his occupation, past medical and surgical history of her partner, and any trauma history or any past surgical history of her partner, and any history of mumps, and smoking, and also drug history, and any chemotherapy in the past, and if the and any then I will inquire about any investigation and treatment done up till now. ठीक है, गुड। आपका आवाज खत्म हो गई जी। मैडम इन हिस्ट्री का हो गई, आई हैव डन हिस्ट्री। ऑलराइट, सो दिस वाज गुड। मैंने इसलिए भी यहाँ पर रोका क्योंकि ताकि हम पहले हिस्ट्री की और बात कर लें। आपकी हिस्ट्री अच्छी थी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहीं पे पॉइंट आउट करूंगी। देखो, अब है एक्सटेंडेड टॉक्स। अब आपने घंटे का काम 10 मिनट में खत्म कराना है उसमें। You cannot repeat things. अगर आपको सिनेरियो में दिया हुआ है कि she is 32 years of age and she is married for 6 years, you do not need to repeat and or ask the examiner if it is a structured viva कि what is the age of my patient. भाई वो तो लिखी हुई है पेपर पे सामने, या how much for how many years she is married for, मतलब वो तो लिखा हुआ है आपके सामने, and you're repeating it, you're wasting your time. ठीक है, तो आपने इस चीज का प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, यू शुड नॉट आस्क द इन्फॉर्मेशन अगेन फ्रॉम द एग्जामिनर और फ्रॉम द पेशेंट। ठीक है, उससे आगे की बात स्टार्ट करनी है। फिर हिस्ट्री देखो, ये अभी अब मैंने इसलिए कहा कि हम एक क्लास 2-4 क्लासों के बाद रखेंगे अबाउट द फोकस्ड हिस्ट्री एंड फोकस्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि मेरा इससे मतलब क्या है।
Your history was not bad, your speech is good, clarity है, you have covered most of the points, but वही बात है ना कि ये 70-80% वाली हिस्ट्री नहीं थी, ये थी कोई 55-60% वाली। 60 पे शायद पास हो जाओ लेकिन 55 पे पास नहीं होगा, सो इट वाज अ बॉर्डर लाइन टाइप ऑफ हिस्ट्री। इवन अगर 60 पे पास भी हो जाए स्टेशन पे, तो आगे कोई मुश्किल स्टेशन होगा तो फिर आपका वो कवर नहीं करेगा। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए 70-80% वाली, ताकि अगर किसी स्टेशन पे बिलो पासिंग भी आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वो कवर हो। अब if there is a patient who is having primary subfertility, उसकी जब आप HOPI की स्टार्ट करोगे तो you will definitely ask if they are living together or not, for like if they are together for 6 years, it's the first marriage of the couple। पहला जो पैराग्राफ आपका होगा ना 2-4 लाइनों का, वो इसी चीज का होगा कि they are living together, what is the coital frequency, when if there is any difficulty in the coitus, and then उसके बाद आप उसका if they both are married for the first time, क्या पता हस्बैंड की सेकंड मैरिज हो या कुछ ऐसे हो, ठीक है। शुरू में तो आपने उनकी आप रिलेशनशिप वाली हिस्ट्री ले ली, उसके बाद जो आपका होगा बिफोर स्टार्टिंग अहेड with the history of a female or the male partner, it's better if you talk about कि पहले ही आप उससे पूछ लो कि अभी तक आपने क्या इन्वेस्टिगेशंस कराई हैं इसकी पेशेंट ने। मतलब I will ask the patient what investigations she has done for her subfertility, either she ever done her got her ultrasound done, number 2 her husband semen analysis, और number 3 her tubal patency test। इससे क्या फायदा होगा कि इन तीनों में से अगर एक भी चीज पेशेंट कहती है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कहती है कि उसको बताया गया है कि हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो फिर जो आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री है वो आप हस्बैंड की हिस्ट्री से फिर शुरू करोगे। अगर पेशेंट कहती है कि उसको बताया गया है कि उसके अल्ट्रासाउंड में फॉर एग्जाम्पल कोई मसला है, तो फिर आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होगी पहले फीमेल की हिस्ट्री से। अगर वो कहती है कि उसे ट्यूबो का ब्लॉकेट बताया गया है, तो पहले आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होगी उसके प्रीवियस सर्जरी से, उसकी कोई PID से, उसकी टॉपिक वगैरह तो नहीं रह चुकी है, जो भी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, जो भी कॉजेज ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेट है, तो कवर आपने सारे पॉइंट्स करने हैं। अगर हस्बैंड में प्रॉब्लम का पहले वो कहती है तो हस्बैंड की पूरी हिस्ट्री, फिर उसके बाद फीमेल के सारे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और सारा कुछ, और वो जो फीमेल का हम कहते हैं कि हेड टू टो आप सारा इनफर्टिलिटी के पेशेंट में हिस्ट्री लेते हो, और फिर ट्यूबल का सारा। लेकिन बात यह है कि स्टार्ट आपने, जैसे अभी आज ही किसी ने कहा कि मैं एग्जामिनर के सामने बैठी हुई थी एग्जाम में, और उससे मैं इन्वेस्टिगेशंस पूछ चुकी थी, बट शी हैड नॉट लिसन टू मी, और फिर शी सेड कि व्हाट इन्वेस्टिगेशन डू यू वांट, एंड आई हैड टू आस्क हर अगेन, तो वो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। देखो, जब आप इस तरीके से सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री करोगे तो एग्जामिनर भी सुनेगा कि वाकई काम की बात तो ये पहले पूछ रही है, ये नहीं है कि जी हस्बैंड का टेस्ट खराब है तो हस्बैंड की हिस्ट्री आई एंड पे जाके आ रही है, ठीक है। सो प्रायोरिटाइज आपने कर दिया अपनी हिस्ट्री को अकॉर्डिंग टू व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दिस विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम द नॉर्मल कैंडिडेट्स। ये जो पैटर्न ऑफ हिस्ट्री है ना, ये आपको खुद भी आसानी देगा, जिंदगी में भी आसानी देगा, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आसानी देगा, ओपीडी में बैठे होगे तब भी आसानी देगा, और एग्जाम में आपको डिफरेंशिएट करेगा फ्रॉम अ नॉर्मल और एन एवरेज और एन बॉर्डर लाइन पासिंग कैंडिडेट। You started off with the, obviously after the biodata, जी, after the biodata you started with the coital history and the relationship, then you talked about what investigations, 3 investigations होती हैं, अल्ट्रासाउंड, हस्बैंड की रिपोर्ट या ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। इसमें से जो भी खराब आएगी वो एक इन्वेस्टिगेशन, फिर आप वो वाली हिस्ट्री से आप स्टार्ट करोगे, और उसके बाद सारी तो कवर तो सारी करनी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछें। जी रुबीना। मैडम आपकी बात मुझे समझ आ गई है, थैंक यू सो मच मैडम। लेकिन ये मुझे ये समझ नहीं आई कि मतलब हम इन्वेस्टिगेशन यानी पहले से ही मांग ले, फीमेल की नहीं, हिस्ट्री लेने से मैंने पहले ही नहीं मांग नहीं ले? नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उसकी रिपोर्ट मांगो, ये हिस्ट्री में आपने पूछा है। पेशेंट ठीक, से आप हिस्ट्री में पूछ रहे हो कि आपको अभी तक 6 सालों में क्या मसला बताया गया है, क्या ट्यूबो में मसला बताया गया है, क्या हस्बैंड की रिपोर्ट में कोई मसला बताया गया है, या आपके अल्ट्रासाउंड में कोई रसौली, क्या पता फाइब्रोइड बताया गया हो। सो पेशेंट से आप हिस्ट्री में पूछ रहे हो कि अभी तक आपको सब फर्टिलिटी की क्या कॉज बताई गई है। ठीक है मैडम, फिर उसके बाद मेल फिर वाले आप पहले उस कॉज को पकड़ो। वो कहेगी कि मुझे बताया गया था कि मेरी रिपोर्टें तो ठीक है लेकिन मेरे हस्बैंड की रिपोर्टें ठीक नहीं आती, ठीक है ना।
तो पहले आप वो डिटेल में लो, पूरी हस्बैंड की डिटेल हिस्ट्री, उसके बाद वो सारा कुछ। फिर क्या पता वो कहे कि मैंने तो टेस्ट कराया हुआ, तो मेरी तो ट्यूबें ब्लॉक है। ठीक है, तो पहले ट्यूबों की लो हिस्ट्री, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की लो, फिर सारा कुछ लो, फिर सारा कुछ। सो इससे ये है कि आपकी इंपॉर्टेंट बात कवर बहुत डिटेल में होगी, होनी भी वही चाहिए। अब ट्यूबों का मसला और आप पीछे पड़े हुए हो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीछे, या आप पीछे पड़े हुए हो हस्बैंड की रिपोर्ट ही नॉर्मल है और आप पीछे पड़े हुए हो कि मियाँ को मीजल्स हो गए, ये हो गया वो गया, और एंड पे जाके आप बात कर रहे हो कि जी उसको तो ट्यूबें ब्लॉक आ गई। ठीक है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। टाइम Thank मैनेजमेंट you. भी और एग्जामिनर के दिमाग में डालने के लिए भी कि आप जो कह रहे हो वो सारा उसके वो सुने और उसको एब्जॉर्ब भी करे। ठीक ठीक है है, मैडम, थैंक यू मैडम। तो दिस इज हाउ यू टेक। इसी तरह इंशाल्लाह अब हम कुछ क्लासेस कर लें तो मैं आपको सारे टॉपिक्स की भी कवर करा के, ताकि आपको फोकस्ड हिस्ट्री का पता चले कि किस तरीके से चलना है। ठीक है, सो बाकी हिस्ट्री वाज ऑल राइट। हम सबको पता है कि फीमेल की अपने हेड टू टो लेनी है। यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, और आप उसकी रेगुलरिटी कैसे लेते हो, एनी पेन रिलेटेड टू इट, और वो सारा रबीना ने हमें बड़ा अच्छा कवर किया। एंड सिमिलरली हस्बैंड के वो, but the pattern or there has to be a sequence of the questions जो आप हिस्ट्री में पूछो, वो सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम ओके एग्जामिनेशन पे आए। हाँ जी, मरियम ने क्या कहना है? मैम ये जो आप पैटर्न बता रही हैं, ये लॉन्ग के, ये शॉर्ट केस के भी पेशेंट से में मींस इसी तरह हम हाँ फॉलो करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, और अगर पैटर्न यही हर एक स्ट्रक्चर सेम ही डिस्कशन होगा था, ना। और यही अगर स्ट्रक्चर डिस्कशन था, लाइक यू आर माय एग्जामिनर, तो मैं, मेरा वही क्वेश्चन है कि मैडम मैं पूछूंगी आर दे लिविंग टुगेदर, फिर मैं पास लूंगी, वो मुझे आंसर करेगी कि आर दे लिविंग टुगेदर, I would, इज दिस द फर्स्ट मैरिज? जी 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 बिल्कुल, कि they are married for the first time, they are living together for 6 years or not, होता है मे बी her husband is working abroad, तो वो डिटेल के they live together for how many months या कितने days a week, और फिर कोइटल फ्रीक्वेंसी, एनी डिफिकल्टी इन द इन कोइटस एक्सेट्रा, वो सारा कुछ फिर उसमें कवर होगा। ठीक है मैम। ठीक है, चलो अच्छा एग्जामिनेशन बता दें रूबीना। जी मैडम, in examination, first of all, I will do her general physical examination, which include BMI by measuring weight and height, and then I will look the general look of the patient, and then I will check the vital, blood pressure, temperature, pulse, and respiratory rate, and I will also look the pallor, jaundice, and then I will look her neck examination. I will do the neck examination for thyroid, and then I will examine the chest examination and breast examination, and then I will do her per abdomen examination. In per abdomen examination, I will see the I will see the any scar marks, any visceromegaly, any tenderness, and then I will do her per speculum examination. Per speculum examination, I will look for cervix, vagina is healthy looking or not, and then we'll see any discharge, and if any discharge, I will do HVS, and if no discharge, then I will take pap smear, and then I will do the bimanual examination. In bimanual examination, I will see the size, position, mobility, and tenderness, and adnexa clearness or fullness, and that's all. गुड, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वही जनरल फिजिकल क्विकली देखो, जिस तरह फिंगर टिप्स पे होगा तो आई थिंक हार्डली 2 मिनट्स भी नहीं लगते पूरी चीज बोलने में। और ऑब्वियसली इट्स पूरा जनरल फिजिकल इसी तरह क्विकली। और लेकिन जब जाहिर है जब हमारा लोकल एग्जामिनेशन आता है, मे बी द स्पेकुलम एग्जामिनेशन एंड द वजाइनल एग्जामिनेशन, बिकॉज यू कवर्ड एवरीथिंग, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा इसलिए रिपीट कर दूंगी कि वो चीजें कई और लोग मिस ना कर दें। जैसे कि स्पेकुलम में यू नीड टू कमेंट अबाउट द सर्विक्स एग्जैक्टली, about maybe the vaginal walls also, and उसके बाद if you see any discharge which is not physiological, फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज को डिस्क्राइब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है स्पेकुलम एग्जामिनेशन में, वो टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज का आप डिस्क्राइब कर दोगे, एंड इफ नीडेड एचवीएस ले लोगे, एंड देन द पैप्स में बायमैनुअल के अंदर यूट्रस की आप एंटीवर्टेड या रिट्रोवर्टेड जरूर मेंशन करते हो, साइज ऑफ द यूट्रस मेंशन करते हो, कंसिस्टेंसी मेंशन करते हो, और मोबिलिटी मेंशन करते हो, और टेंडरनेस। कंसिस्टेंसी सिर्फ अगर आप मिस भी कर जाओ, यानी कि कंसिस्टेंसी आप
आप सिर्फ तब मेंशन कर दो कि अगर आपको एडिनोमायोसिस लग रहा है कि शी हैज गॉट के दिस यूट्रस इज सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी, तो फिर मेंशन करो, देन अदरवाइज यू कैन मिस अबाउट दिस कंसिस्टेंसी थिंग एज वेल. So you mentioned the size of the uterus, anteverted, retroverted, mobile and tenderness. ठीक है, and then the fornices. So रुबीना ने सारे ही कवर किया था एक्चुअली. चलिए अब इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाए. Yes, madam. Investigation. First of all, I will do her baseline investigation, in which include hemoglobin platelet, CBC, which include hemoglobin platelet and TLC, and hepatitis B. इसमें भी अब if it is a structured biopsy, then you keep on asking the examiner, okay, I would like to know the HB of the patient, and CBC I would like to know HB, I would like to know platelet count, I would like to know TLC. Then इस तरह से आप आ गया कि then hepatitis, जिस तरह भी आपका पैटर्न है, मतलब इस तरह से you keep on asking the examiner about the investigations. जी. Hepatitis B, surface antigen and anti-ICV, and fasting blood sugar level and 1 hour postprandial, and then blood group RH factor. सॉरी एक चीज और, अगर वहां पे इस तरह से एक्सटेंडेड टॉक्स है और इतना लंबा स्टेशन है कि यू हैव टू कवर द हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट, देन यू कैन जस्ट से दैट आफ्टर बेसलाइन मेरी ये स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस है. मतलब आप फिर अगर मतलब यू ज्यादा फोकस्ड भी रह लो तो भी ठीक है, लेकिन यस से द बेसलाइन, फिर अगर उनका दिल करे तो बेसलाइन भी पूछ लो. लेकिन अगर स्टेशन ही सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस का और टाइम है तो फिर आप जाहिर है फिर पूरी बेसलाइन भी अलग अलग बोल दोगे. ठीक जी रुबीना. ठीक है मैडम. Then after baseline investigation, then I will do her human semen analysis with date and time. And then if the cycle is regular, then I will do the day 21 progesterone of 28-day cycle. And if the cycle is irregular, then I will do serum FSH, LH, and TSH. And serum. And then I will do a transvaginal scan for a size of uterus, intrafollicular, endometrial, ecotexture, and adnexal pathology, and HSG. ठीक है, वेरी गुड. किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन ऐड करनी है? ट्यूबों का नहीं जिक्र किया आपने. मैडम इस HSG कह दिया है. क्या कहा था? HSG एंड वाला कहा है मैडम, TVS के बाद कह दिए. अच्छा ठीक है. सो यू वर वेरी गुड. बात ये है, देखो वही बात है जैसे मैंने हिस्ट्री में कहा कि सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस मैटर अ लॉट. इसी तरह योर सीक्वेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस मैटर्स अ लॉट. रुबीना का बड़ा सही सीक्वेंस था. बेसलाइन तो मांग ली, जब स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस मांगी तो उसने कम इंटरवेंशन वाली इन्वेस्टिगेशन से शुरू करके ज्यादा इंटरवेंशन वाली इन्वेस्टिगेशन पे आई. ये नहीं उसने किया कि पहले सबसे HSG बोल दे, फिर वो बोल दे, उसके बाद HSA यानी सेमेन एनालिसिस बोल दे, और उसके बाद वो बोल दे अल्ट्रासाउंड. सो ये शी स्टार्टेड विद द लीस्ट, जो सबसे आसान इन्वेस्टिगेशन है देने का तरीका, जिसमें मरीज के ऊपर सबसे कम इंटरवेंशन हो रही है, उससे स्टार्ट किया. शी स्टार्टेड विद सेमेन एनालिसिस and then she talked about ultrasound and then she asked for the HSG. So this is the correct sequence जिसमें आप investigations मांगते हो. Blood test में रुबीना ने जो बात की वो भी ठीक है, लेकिन कहा यही जाता है कि हर पेशेंट में अगर आप FSH, LH, Day2 का करा लो, इवन प्रोलैक्टिन भी, उसमें ये होता है because even few patients who have got regular cycles may be anovulating. सो वो कहते हैं एक हार्मोनल प्रोफाइल बेसलाइन इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में आप Day 2 का करा लो, एंड देन Day 21 प्रोजेस्टेरोन इन अ 28-day साइकिल. ऑलवेज से इट लाइक दिस. आप कभी भी, बिकॉज अगर उसका 28 से प्रोलॉन्ग साइकिल है तो फिर Day 21 वाला तो नहीं ना आपको शो करेगा वो ओव्यूलेशन. फिर आप उसको या तो सीरियल प्रोजेस्टेरोन लेवल्स कराओगे या 1 week बिफोर पीरियड्स करा वाला आपका मैटर करेगा. सो when you're saying Day 21 progesterone, then say Day 21 progesterone in a 28-day cycle, right? So वो आप करा लोगे. और थायराइड का as guideline also says, तो थायराइड if patient is symptomatic with subfertility only, then we get the TSH done. Otherwise हर एक पे थायराइड नहीं कराते हैं. सो सो बिल्कुल ठीक है. देन अबाउट अल्ट्रासाउंड, बिल्कुल उसमें आपने यूट्रस का सारा कुछ पूछ लिया, वो भी मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ अल्ट्रासाउंड किस तरीके से मांगा. और हस्बैंड सेमेन एनालिसिस, देखो ये जो हमारी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है ना, उसमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बोल के चुप नहीं होना. उसमें आपने फिर सारा कुछ क्विकली बोल दो कि पीएच आपको चाहिए, काउंट चाहिए, मोटिलिटी चाहिए, मॉर्फोलॉजी चाहिए, रैपिड प्रोग्रेसिव चाहिए, बस
ये 4-5 क्राइटेरिया इसलिए बोल दो ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाउ गुड यू आर एट रीडिंग द सेमन एनालिसिस रिपोर्ट, इंस्टेड कि वो उसके ऊपर लेटर ऑन सवाल कर करके टाइम वेस्ट करे। सो आप मुझे एक दफा ये भी बता दो कि हाउ यू गोइंग टू आस्क अबाउट द अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, क्या चाहिए अल्ट्रासाउंड पे? पेल्विक मैडम TVS या अल्ट्रासाउंड? आप बताओ जो भी चाहिए आपको इस पेशेंट पे। मैडम TVS में चाहिए, उसमें साइज ऑफ यूट्रस, एंटर फॉलिकल एंड एंडोमेट्रियल इक्विटेक्चर एंड एडिनेक्सल पैथोलॉजी। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। सो कुछ चीज मिस नहीं हुई। शी टॉक्ड अबाउट यूट्रस, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल इक्विटेक्चर और एडिनेक्सा और एनी अदर पैथोलॉजी इन द पेल्विस। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आस्क। हर चीज को पूछने का ये नहीं कि बस अल्ट्रासाउंड मांग लिया। If you are asking about ultrasound, you should know if you are talking about TVS or the pelvic ultrasound, and then you should know exactly कि उसमें आप क्या मांग रहे हो और किस तरीके से। सो बिल्कुल ठीक है, गुड। चलो फिर अब इसकी मैनेजमेंट कर लेते हैं। और इसमें इट्स अ केस ऑफ एक्चुअली अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी है। हस्बैंड सेमेन एनालिसिस भी नॉर्मल है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, साइकिल्स भी रेगुलर है, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है और HSG भी नॉर्मल है। Madam, first of all, I will consult the patient regarding diagnosis that he has a unexplained infertility, and 60 to 80% patient conceives spontaneously up to 3 years without any treatment. And if the greater than 3 year duration, if then I will give her medication for ovulation enhancement. And ये first, तो my वैलिड फॉर first 6 line ईयर है ना? जी मैडम। She is married for 6 so years madam, with unexplained subfertility. आप मैनेज करो उसे। madam, I will give her a medication for ovulation induction, and first line is my clomifene citrate. मैडम साथ डोज के साथ साथ बताती जाऊँ या आगे मैं सेकंड बताती लाइन हूँ, थर्ड देखो लाइन सारा? आपने यहाँ पर बात करनी है काउंसलिंग से। आपने अच्छा स्टार्ट किया कि आई विल एक्सप्लेन टू हर दैट ऑल हर इन्वेस्टिगेशंस आर नॉर्मल. There doesn't really seem to be any cause of fertility in her own investigations or her husband's investigations, right? So, but considering this guideline तो कहती है ना कि if they are married for like if they are living together and there is no cause found, then the number one treatment is IVF in unexplained fertility. But considering the circumstances of patient, social issues, etc., finances, वो सब, I will manage her from the point she has already taken the treatment. For example, if she has taken ovulation, वो आपके पास 6 महीने से ovulation inductions with good follicular size लेके आ गई है, तो क्या आप उसको फिर 6 महीने वही दोगे? आप उसको उस पॉइंट से अगला काम करोगे जो वो कर चुकी है। ठीक है, और वो आपने हिस्ट्री में आखिरी 4 लाइनों में ये पूछ लिया था कि वो अब तक की क्या ट्रीटमेंट ले चुकी है, क्या वो ओवुलेशन इंडक्शन ले चुकी है। ओवुलेशन इंडक्शन भी ऐसे हैप्पैज़र्ड ओवुलेशन इंडक्शन नहीं लेनी होती। वो अगर वो कहे कि मैं तो गोलियां तो मैं लेती रही, बट इट्स नॉट लाइक दैट। क्या उसमें फॉलिकुलर ट्रैकिंग होती रही? डिड शी नो अबाउट द फर्टिलिटी डेज एटसेट्रा, राइट? सो प्रॉपर ओवुलेशन इंडक्शन उसकी अगर हो चुकी है 6 महीने की, तो फिर आपको दोबारा उसको उस लाइन पे लगाने की जरूरत नहीं। सो इफ शी हैज टेकन ओवुलेशन इंडक्शन प्रॉपर्ली ऑलरेडी, देन यू कैन ask her or you can counsel her to go for IUI, right? If she has been through IUI as well for 3 times or more, then you can offer IVF also. So आपने जिस पॉइंट तक वो आ चुकी है, आपने उसी रास्ते पे दोबारा नहीं उसे चलाना, आपने उसका अगला स्टेप लेना है, राइट? सो आपकी सारी ट्रीटमेंट फर्टिलिटी की इसी तरह, बट सबसे पहले यू शुड नो दैट इट्स अ केस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी। एंड नाइस की गाइडलाइंस तो कहती हैं कि उसमें IVF is diagnostic as well as therapeutic for such patients. जी रुबीना? जी मैडम, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे समझ आ गई सारी। लेकिन मैडम ये तो अभी स्ट्रक्चरल डिस्कशन है, अगर वो रोल पे बैठा होगा वो मुझे बताता जाएगा तो फिर तो मैं डायरेक्टली IVF पे जाऊंगी। स्ट्रक्चर्ड में भी आप वहां पर यही बात करो कि आई वुड लाइक टू स्टार्ट ट्रीटिंग द पेशेंट फ्रॉम द पॉइंट शी हैज टेकन द ट्रीटमेंट ऑलरेडी. So I would like to know if she has taken ovulation reduction with follicular tracking, knowing the fertility days, then I would not like to repeat the same management again. ठीक है, तो फिर एग्जामिनर आपको खुद बता देंगे कि नहीं लिया,
स्टार्ट ऑफ विद ओव्यूलेशन इंडक्शन, ठीक है। ठीक है मैम। या आप खुद अगर देना चाह रहे हो ओव्यूलेशन इंडक्शन, जैसे आप वाइवा अपना खुद, अगर कहते हैं ना कि अपना वाइवा खुद अपने रास्ते पे चलाओ एग्जामिनर को, तो आप यूं कह सकते हो कि आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड द पेशेंट, ही हैज नॉट टेकन एनी मेडिसिन बिफोर फॉर द होल ठीक फॉर एनीथिंग, तो आई विल स्टार्ट विद दिस। एक लाइन यही बोल दो ताकि ये पता चल जाए कि आपको आपकी अप्रोच ठीक है टुवर्ड्स द पेशेंट। इट्स नॉट लाइक कि आप उसका भी मजीद टाइम ही वेस्ट किए जा रहे हो, ठीक है। चलो अब ठीक है स्टार्ट करो आप ओव्यूलेशन इंडक्शन से, कैसे करोगे? मैं लेकिन I मैडम will- अभी तो जी ट्रीटमेंट जो है वो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की बिल्कुल मतलब आईवीएफ है, ओव्यूलेशन इंडक्शन आईयूआई वगैरह तो नहीं है नाइस ना? तो गाइडलाइंस तो यही कहती है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे कंट्री में इट्स नॉट दैट इजीली, इट्स इजीली अवेलेबल एवरीवेयर, बट इट्स वेरी कॉस्टली एंड अनएक्सेप्टेबल फॉर द पेशेंट ऑल्सो। फिर इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स जो है, सो पेशेंट्स खुद भी ऑप्ट करते हैं कि हम जरा उससे कम इंटरवेंशन वाले तरीके पे जाएंगे, तो ये ठीक है। बात बट एग्जाम में बोल गाइडलाइंस सकते हैं कहती हैं मैडम? कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में आईवीएफ इज द ट्रीटमेंट। उसकी वजह ये है कि वो डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेराप्यूटिक होता है, क्योंकि देखो जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, it does not mean that the infertility is there without any cause. वो कॉज अगर हमें नहीं मिली तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई वजह नहीं है, वजह वहां है, बट मे बी आर इन्वेस्टिगेशंस और मे बी साइंस हैज नॉट रीच टू दैट लेवल कि वो वजह फाइंड आउट कर सके, ठीक है। तो गाइडलाइन ये कहती है कि आईवीएफ इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर सच पेशेंट्स, क्योंकि आईवीएफ कैन बी डायग्नोस्टिक फॉर देम एज वेल। यानी कि जब वो आईवीएफ में स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी करेंगे, तो दे गेट टू सी माइक्रोस्कोपिकली एज वेल इन डिटेल कि किस लेवल पे जाके उसकी फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या उसकी इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या किस जगह पर जाकर, या मे बी एम्ब्रियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। सो इट मे इवन बी डायग्नोस्टिक। सो ड्यूरिंग आईवीएफ भी बहुत सारी चीजें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की आंसर हो जाती है। तो इसलिए गाइडलाइन कहती है कि फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इन अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी इज आईवीएफ, which is diagnostic as well as therapeutic for them. But again, considering the circumstances, financial issues, psychological issues, social issues in our society, in our patient, फिर if because considering all that, अगर patient कहती है and she is young also, तो फिर उसको आप दे दो ovulation induction. तो मैडम फिर ये बात एग्जाम में बोलेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन सोशल सर्कमस्टेंसेस वी Considering this patient, देखो आप अगर frankly अगर आपके पास यही patient ठीक ठाक अफोर्डिंग young patient आई हो and she is a case of subfertility, unexplained subfertility, you will offer her IVF at the very first instance. Considering देखो अगर उसकी ट्यूबें भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, 6 साल से वो साथ रह रहे हैं, फर्टिलिटी डेज भी वो वेल करते रहे हैं, तो फिर अब उसकी जाहिर बात है, कॉमन सेंस भी बहुत ज्यादा कहती है कि मे बी आईवीएफ इज द ओनली ट्रीटमेंट लेफ्ट फॉर देम। बट अगेन कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर पेशेंट, फिर आप उसको यू स्टार्ट ऑफ विद ओव्यूलेशन इंडक्शंस, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसकी फाइनेंशियल, उसके स्टेटस, उसका बहुत कुछ उसके ऊपर मैटर करेगा, जिसकी वजह से आप उसको उस तरीके से लेके चलोगे, ठीक है। नाइस गाइडलाइन में तो लिखा हुआ है कि अनएक्सप्लेन्ड का जो है ट्रीटमेंट आईवीएफ है, बट आप पहले एक लाइन ये बोल के फिर आप यही कहोगे कि कंसिडरिंग दिस पेशेंट दिस मैं इसको फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन और वो सारा कुछ लेके चलूंगी। जल्दी से बताते हैं डॉक्टर बीना। इस जी बात मरियम। पे टोकते हैं ना कि बंदे की मतलब उस फीमेल की ओव्यूलेशन ठीक ठाक हो रही है, अनएक्सप्लेन्ड है, उसी ओव्यूलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो व्हाई यू आर पुटिंग हर ऑन ओव्यूलेशन इंडक्शन? तो इस ये चीज थोड़ा सा मुझे बॉदर कर रही थी कि क्योंकि मैं आपसे क्लियर ओव्यूलेशन इंडक्शन इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ कंसीविंग. Stimulated cycles of IUI have better success rate than the unstimulated cycles. It is all recommended in guideline as well as in books. Case stimulated ovaries have better chances of conceiving than the unstimulated ovulating ovaries, right? जब आप stimulate करते ovulation stimulation दोगे, तो उसमें अगर एक ओवरी में एग बन रहा है तो मे बी दोनों में बनेगा, दोनों साइड्स पे. Although you are increasing the chances of multiple pregnancy also, but as she has not conceived up till now, तो आप उसको और stimulate कर रहे हो ओवरीज को, ताकि एक से ज्यादा एक बने, फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़े. Similarly, stimulated IUI have got much better success than the unstimulated IUI.
ठीक है। और मैडम क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि ये क्लोमिफेन का रोल सिर्फ पीसीओ में है, वहां पर ओव्यूलेशन का कुछ प्रॉब्लम है। लोग नहीं कहते उसके अलावा मरियम, आपने- एग्जाम में और यहाँ बैठ के इफ यू आर गोइंग फॉर अ डिग्री, you have to talk about guideline, about the evidence based things, right? You cannot talk about kuch log or kuch log nahi. You cannot even give reference of a person. You have to talk about the evidence based studies or something. कोई या कोई आपको पास प्रॉपर रेफरेंस हो अबाउट द गाइडलाइन और एनीथिंग। कुछ लोग जो कहते हैं उसका रोल पीसीओ में है, वो बिल्कुल गलत है। देयर इज नो रिकमेंडेड गाइडलाइन जो बहुत ही पर्टिकुलरली कहे कि किस पेशेंट में आपने क्लोमेट देनी है, क्लोमिफेन सिट्रेट देनी है, या किस में आपने एरोमेटेज इनहिबिटर देना है। हाउएवर देयर आर मेनी स्टडीज which are more towards जो कि कहते हैं कि aromatase inhibitors are better in the PCO patients because वो hyperstimulation को comparatively कम करते हैं, right? aromatase inhibitors, बट गाइडलाइन में अभी तक ओव्यूलेशन इंडक्शन की गाइडलाइन या सबफर्टिलिटी की गाइडलाइन में अभी तक ये बात मेंशन नहीं, बट देयर आर वेरी ऑथेंटिक स्टडीज व्हिच फेवर aromatase inhibitors in case of PCO. सो आप अगर लेकिन अगेन ये वाली स्टेटमेंट डज नॉट मीन कि यू कैन नॉट गिव क्लोमिफेन सिट्रेट टू पीसीओ या यू हैव टू गिव ओनली एरोमेटेज इनहिबिटर्स टू पीसीओ। सो ये जब तक ये गाइडलाइन में ना आ जाए बात, तो बट यस दे से दैट एरोमेटेज इनहिबिटर्स हैव गॉट बेटर रिजल्ट्स इन पीसीओ, तो वो आप कर सकते हो कि फ्यू स्टडीज से दिस, ठीक है? तो आप ठीक उसको कर सकते हो, ठीक है जी। जी रुबीना जल्दी से बता दो। जी मैडम। Madam, in ovulation induction process, I will start with a tablet clomiphene citrate 50 mg on day 2 of the cycle for 5 days. And then I will do the transvaginal scan on day 12 for the follicular tracking. And to see the whether the follicles are form or not, or maximum size like 18 mm. Then I will do the day 21 progesterone to ensure the ovulation. And if the ovulation is not occur, then I will increase the dose in next cycle like 100 mg. And then if the again see this thing, then if the no ovulation occur in second cycle, then I will increase the dose 150, but not more than 150, because after one because these causes the thickening of cervical mucus. And then after ovulation, if the no ovulation after 150 giving the 150 milligram clomiphene citrate, then it means it failed. Then I will move to next second line ovulation induction. That एक is मिनट है जो यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल, यू नो ऑल द थिंग्स, लेकिन आपकी तैयारी है लॉन्ग वाइवा की, 1 घंटे वाले वाइवा की। ये है 10 मिनट का, उसमें भी 7-8 मिनट एग्जाम हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन पे होगी बात। आपकी स्टेटमेंट इतनी शॉर्ट और फोकस्ड होनी चाहिए दैट इट शुड कवर एवरीथिंग, मेडिसिन, डोज, मंथ्स, फॉलो अप के वो आप इसमें ओवुलेशन इंडक्शन को अगर आप इस तरीके से बोल दो कि आई विल गिव हर ओवुलेशन इंडक्शन इनिशियली विद द क्लोमिफेन सिट्रेट for first 3 months and will follow her to see the response of the clomiphene citrate in terms of size of follicle as well as pregnancy. If the follicle is maturing well with a particular dose of clomiphene citrate, I can continue the same dose with the same follicular tracking for 6 months. If the follicle is not formed and pregnancy has not achieved, then I will change after 3 months the medicine to aromatase inhibitor, and will again follow her with in terms of pregnancy as well as follicular tracking, right? And if the follicle is maturing well, I will continue the same dose for 3 months and will check if she conceives or not. If she has not conceived, then 6 months have passed with giving her ovulation induction. I will tell her to shift to IUI and then explain the process of IUI. ये आपने मेरा ख्याल है 2 लाइनों में बता दिया कि क्लोमिफेन सिट्रेट जब दी, जब आप ओवुलेशन इंडक्शन दे रहे हो तो आपने फॉलिकुलर ट्रैक देखो, जब मेडिसिन देते हैं तो उसका रिस्पांस या उसका सक्सेस देखा जाता है। तो वो क्या सक्सेस है ओवुलेशन इंडक्शन का, या तो फॉलिकल्स अच्छे बन रहे हैं या प्रेगनेंसी ही हो गई है, राइट? यही हमारा एम था ना इसको देने का। प्रेगनेंसी हो गई है तो बात तो वही खत्म। फॉलिकल का साइज के लिए तो वो इस तरीके से बोलो कि 3 महीने दिया, फॉलिकल का साइज बन रहा है, अगर उसी डोज से
फॉर एग्जाम्पल 100 mg क्लोमिड से उसका फॉलिकल का साइज अच्छा बन रहा है, तो यू विल कंटिन्यू द सेम डोज फॉर 6 months, ठीक है, बट विल कीप डूइंग द फॉलिकुलर ट्रैकिंग सो दैट शी शुड अवेल द फर्टिलिटी डेज। और इस तरीके से, और अगर नहीं बन रहा तो फिर यूल शिफ्ट हर टू द अदर ड्रग, मे बी द रिटमेज इनहिबिटर्स, ठीक है, तो उस तरीके से आप करोगे। और फिर आईयूआई के आप 3 या 6 साइकिल जो आपको सही लगता है, और फिर आप उसको फिर आईवीएफ। सो दिस इज हाउ यू विल गो अबाउट इट, बट ऑब्वियसली इट्स बेटर एग्जाम में आप अपनी तरफ से तो ओव्यूलेशन इंडक्शन के बाद उसे कंसीव करा देना पेशेंट, ठीक है, ठीक ताकि ठीक है कंसीव हो मैम। जाए पेशेंट का, ठीक है। तो दिस इज हाउ हमने क्विकली जरा कर लिया थोड़ा सा इनफर्टिलिटी, बट यू आर वेरी वेरी गुड, इसीलिए टॉपिक खत्म हो गया, क्योंकि अदरवाइज करेक्शंस पे टाइम नहीं हमें लगा। जी सफिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम वालेकुम ये फिर सलाम। हम आईवीएफ और आईयूआई के मैडम वो जो इंजेक्शंस होते हैं उनकी डोजेज और नाम और वो ये सब। सारे के ऊपर मेरा एक लेक्चर है ओवेरियन स्टिमुलेशन पे, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर ही है चैनल पे, वो आप देख लो, उस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है एफसीपीएस वालों को तो वो पता होना चाहिए सारा कुछ, एमसीपीएस वालों को नहीं जरूरत, जी मैडम, बस ये मेरी कंफ्यूजन थी। थैंक यू। ठीक है, ठीक मैडम है, इंशाल्लाह, चलो। टीवीएस पे यूट्राइन साइज पता चल सकता है? ये अभी रिसेंट वाइवा में मुझे एग्जामिनर ने बहुत पकड़ा, उन्होंने कहा मुझे भी तो बताएं जरा कि ये टीवीएस पे आप यूट्राइन साइज कैसे दिस इज अ गुड देखेंगी? क्वेश्चन, मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपको पता होना चाहिए कि टीवीएस कब कराना है और पेल्विक अल्ट्रासाउंड कब कराना है। देखो, अगर तो कोई मास आपको एब्डोमेन पे फील हो रहा है पेल्विस का, ओवेरियन में भी एडिनेक्सल हो या कुछ, तो वो तो एब्डोमिनल पेल्विक स्कैन पे आपको पता पे नजर आ जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ओवेरियन मैसेज के लिए या एडिनेक्सल मैसेज के लिए, तो टीवीएस बहुत अच्छे। With full bladder, pelvic scan is no doubt better for the uterus. But yes, TVS के ऊपर आपको यूट्रस का साइज भी पता, मेरा तो ख्याल है पता लग जाएगा। जी मैडम, मेरा भी यही कंसेप्ट था, बट उन्होंने बहुत डांटे ना, कहती है कि यूट्रस का साइज तो हम 3 डायमेंशंस में लेते हैं, तो नीचे से 3 डायमेंशंस आपको कैसे पता चलेंगी? फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे समझाया है फिर कि हम पर TVS is एब्डोमेन। better for the adnexal masses. Yes, abdominal scan, pelvic scan is better for the uterus. जहाँ 3 डायमेंशंस वाली बात आए, उसमें 2 डायमेंशंस में तो मेरा ख्याल है टीवीएस दे देगा, थर्ड में शायद वाकई मुश्किल हो। सो ये बात तो है कि एडिनेक्सल मैसेज जो एब्डोमिनली पैल्पेबल ना हो, उसके लिए टीवीएस बेहतर होता है। क्या समझाया उन्होंने, हमें भी बताओ। उन्होंने कहा कि बस ये 3 डायमेंशंस हम पर एब्डोमेन ले सकते हैं, टीवीएस पे नहीं मिलती, ये बात मैं बात ज़हन में ठीक है। रखना। एडिनेक्सल जो है ना, एडिनेक्सल मैसेज व्हिच आर नॉट पैल्पेबल एब्डोमिनली आर बेस्ट सीन थ्रू टीवीएस, ये बात याद रख लो। जो एब्डोमेन पे मैस फील नहीं हो रहा, उसको देखने के लिए टीवीएस अच्छा है। बाकी तो एब्डोमिनल स्कैन पे आपको ज्यादा पता चल जाएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी, अस्सलाम वालेकुम लास्ट मैम। मुझे क्वेश्चन। एक वेलकम। एग्जाम में एक सिनेरियो आया था, उसमें पेशेंट सब फर्टिलिटी के साथ थी और उसकी ना प्रीवियस एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी जिसकी वजह से ट्यूब रिमूव हो गई थी। तो जब मैंने मैनेजमेंट की तरफ गई तो पेशेंट ने कहा कि मेरी एक ट्यूब ब्लॉक है और एक रिमूव हो गई है। तो मैंने कहा आई विल गो फॉर आईवीएफ। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, रोल प्लेयर ने, मैं तो नहीं करवा सकती। तो व्हाट एल्स यू कैन गिव? Then there are two options. देखो, बात यह है कि आप उसे बताओगे कि if your tubes are blocked and you're young, there are maximum chances to conceive with IVF. But उसके अंदर फिर एक और ऑप्शन आ जाती है, लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल कैनलाइजेशन, नंबर 1। दूसरी फिर ऑप्शन आ जाती है कि अगर वो ट्यूबल कैनलाइजेशन भी नहीं करा सकती, तो आईवीएफ भी नहीं करा सकती, तो फिर एडॉप्शन। अच्छा, मैंने आईयूआई कह दिया था। आईयूआई के लिए तो ट्यूबें ठीक होंगी, तो आईयूआई होगा ना। जी। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत ही बड़ा, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम मेरी जी। पेशेंट था, उसका मेल इनफर्टिलिटी थी, उस पेशेंट को काउंसलिंग का स्टेशन था। तो मैम उसकी मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी बहुत डिक्रीज थी, तो और काउंट भी 5 मिलियन था। तो मैम उसमें फिर मैंने उसको आईवीएफ की ऑप्शन दी थी। मैम ये ठीक था? ठीक है, आईवीएफ या इक्सी, ठीक है, मैम यस मैम, दोनों की ऑप्शन दी थी, आईवीएफ बिल्कुल इक्सी ठीक दोनों। है।